Once again, welcome. Now we'll start the explanation of chapter number 20 of civics part, that is the Indian Constitution and its legal framework. Yes, friend, as you can see the photo of a person, he is promptly recalled when we speak this phrase, the Indian Constitution. Yes, you identified him right. He is Baba Sahib Ambedkar. He is known as what? Yes, father of the Indian Constitution. Okay. So before starting, let us have a summarized view of the points which we are going to discuss in this chapter. A big idea, the Constitution of India, it means introduction of this chapter. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ और साथ साथ में उनके फीचर्स माने लाक्षणिकताओं को भी जानेंगे. मीनिंग ऑफ डिसेंट, व्हाट इज डिसेंट, दैट इज रिसेंटली वी जस्ट डिस्कस्ड इन ग्लोसरी ऑल्सो. सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लीकर कैंपेन, दो ऐसे कैंपेन चले भारत में आज़ादी के पहले, जिनमें सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लीकर कैंपेन के बारे में हम जानेंगे. वो दो एक और केस स्टडी था डावरी का, वो भी जानेंगे. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज. दीज आर द मेन पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. बिफोर starting, let us see an extravaganza information, that is the entire Constitution of India was handwritten by Prem Bihari Narayan Raizada in calligraphy. Right? You know the word calligraphy. It is an art of beautifully writing that is called calligraphy. Right? So Constitution of India वो उन दिनों जब बना था तब प्रिंटेड नहीं हुआ था, तब श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी से लिखा था. क्लियर? और वो लिखने में उनको कितना समय लगा था? ही टुक ओवर 6 months टू कंप्लीट द एंटायर टास्क. 6 महीने लग गए थे. राइट? तब की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि प्रिंटिंग का उन्होंने ऑप्शन चॉइस नहीं किया और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कैलीग्राफी से लिखा. जो आप देख रहे हो इमेज, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है. राइट? ओके. सो लेट अस सी एट अ ग्लांस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 3 मेन एस्पेक्ट्स, पहलू उनके दिखाए गए हैं. Enacted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. This is the main part you have to remember. 26 नवंबर 1949 के दिन एनेक्ट हुआ. माने एनेक्ट का मतलब हमने ग्लोसरी में अच्छे से डिस्कस किया. टू मेक अ लॉ, कायदा बनाना, उसका कायदा बना. एंड केम इन टू इफ़ेक्ट, कब से वो चालू हुआ, असर में हुआ? तो 26 जनवरी 1950. हियर एंड यू वेरी वेल नो, राइट, ऑन दिस डे हाउ वी ग्रीट ईच अदर, हैप्पी रिपब्लिक डे. क्लियर? ओके. प्रजासत्ताक दिवस कहा जाता है 26 जनवरी 1950 से. हर साल हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है. नेक्स्ट इज प्रीएम्बल. प्रीएम्बल अ प्रीस्क्रिप्ट. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले प्रीएम्बल जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो उनके फीचर्स है. सॉवरीन माने सबसे ऊपर हमारे देश में अगर कुछ है तो वो पर्सन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर? रिमेंबर द थिंग. सोशलिस्ट, हमारा देश जो है वो किसी व्यक्ति को प्राधान्य नहीं देता है, समाज का बना हुआ देश है. हमारा गवर्नमेंट भी व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक है. सेक्युलर, बिन सांप्रदायिक. आवर कंट्री डज नॉट behold any one religion as the main religion. Rather,
our country treats every religion equally, right? Democratic हमारा देश लोकशाही है, right? Our country is democratic. It means for the people, by the people and of the people. And republic उसका भी यही है, प्रजासत्ताक, right? Republic of India. ये सारे features we'll going to discuss. Next is major features of constitution. लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड सो फार. आज भी हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो दुनिया में, ना ही सिर्फ एशिया में, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है. हमारे संविधान लिखते समय काफ़ी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है और दुनिया के कुछ संविधान में से भी अच्छी बातों का हमारे संविधान में समावेश भी किया गया है, राइट. सेकेंड फीचर इज़ इट प्रमोट्स द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. एकता जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है और उनको ही सजेस्ट करता है कि इसीलिए भारत के लिए स्लोगन यूज़ किया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अनेकता में एकता, विविधता में एकता है, राइट. हमारे देश में कई तरह की संस्कृतियाँ हैं, कई हजारों भाषा बोलने वाले भी लोग हैं, कई अलग अलग कल्चर के लोग हैं, राइट. कई धर्म भी है, फिर भी हमारा देश आज एक है. वो इसके कारण है, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण. एंड द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स, राइट. संविधान ने हम सबको हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार, वो सब की हम चर्चा करेंगे. हियर इज़ अ वार्म अप एक्सरसाइज. All the three dignitaries, and who does not know them? The very first is identify him. Yes, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. And the second is, yes, father of the Indian Constitution, right? Dr. Baba Saheb Ambedkar, Bhimrao Ambedkar. And the third, जिसकी हमने स्टोरी सुनी, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल. उन्होंने भारत के लिए जो किया है उसके लिए भारत सदा उनका ऋणी रहेगा. भारत को एक बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, राइट. तो आपको पता ही है कि इसमें दूसरा भी है कि स्टेट व्हाट इज पोजीशंस दिस पर्सनालिटी हेल्ड इन द गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस. प्रधानमंत्री ये जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, हमारे संविधान के फादर जिनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये थे हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ये भी उनको सौंपा गया था. So let us start our chapter with a definition of law. A law can be defined as a system of rules and guidelines that are enforced through political and social institutions to deal with crime, maintain order, and regulate social behavior, among others. लॉ मीन्स कानून. उनकी व्याख्या क्या हो सकती है? अ सिस्टम ऑफ रूल्स, एक ऐसे रूल्स की सिस्टम, एंड गाइडलाइंस, रूल्स और गाइडलाइंस की एक सिस्टम. गाइडलाइंस माने उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो करने से हमें पथदर्शन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है. तो रूल्स और गाइडलाइंस का एक ऐसा सिस्टम जिसको पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एनफोर्स किया गया है, माने कानून में लाया गया है, संविधान में लाया गया है. किस चीज़ के लिए? टू डील विथ क्राइम, गुनाह से लड़ने के लिए या निपटने के लिए. मेंटेन ऑर्डर, शांति बनाने के लिए. एंड रेगुलेट सोशल बिहेवियर अमंग अदर्स, और सोसाइटी में माने समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए कायदा माने कानून का व्याख्यायित करना जरूरी है.
कानून को रखना जरूरी है। जहाँ पे कानून नहीं है, वेयर देर इज़ नो लॉ, देर इज़ नो पीस, देर इज़ नो ऑर्डर, देर इज़ नो सोशल बिहेवियर, देर इज़ नो कंपेशन, देर इज़ नो काइंडनेस। अगर कानून नहीं है, कायदा नहीं है, तो वहाँ पे व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए कानून का होना जरूरी है। Every country or state needs a set of fundamental laws according to which it can be governed efficiently. हर एक देश को, दोस्तों आज इस चैप्टर में मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है हिस्ट्री और जियोग्राफी के कंपैरिजन में इसको समझना। तो डल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा हिंदी का यूज़ करने वाला हो। सो हर एक देश को या फिर हर एक राज्य को सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज माने कुछ ऐसे आधिकारिक कानून की ज़रूरत होती है जिसके मुताबिक वो देश चलता है। और हर एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे कायदे कानून का उल्लेख किया गया होता है जिसके मुताबिक वो देश चलता है और चलने की कोशिश करता है, और उनमें जो कुछ भी लिखा है उसके मुताबिक वो सबको नियमों का पालन करवाने की कोशिश करता है। तो हर एक देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। दिस सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज और गवर्निंग प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। उसी नियमों का समूह जिसको कहा जाता है सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज, ऐसे कायदे कानून जिसका सेट या फिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके रूल्स का सेट जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। उसी देश का उसको संविधान कहा जाता है। संविधान में क्या क्या होता है, देश को कैसे चलाया जाए, कायदा कानून, व्यवस्था, सोशल बिहेवियर से लेकर ऐसी सारी चीज़ें जिसकी वजह से देश पूरी शांति से चले, व्यवस्था बनी रहे, राइट, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? पहले हमने लॉ का डेफिनेशन पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान की हमने व्याख्या तो जान ली, बट उसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इट्स सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। देश का संविधान जो है वो एक ऐसा सिद्धांत देता है, वो एक ऐसा विचार देता है जिससे पता चलता है कि देश का समाज जो है उसका क्या नेचर है, आंतरिक। इंट्रिंसिक का मतलब ग्लोसरी में हमने वी डिस्कस्ड इन द ग्लोसरी। इंट्रिंसिक इट मीन्स इंटरनल। सो व्हाट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द कंट्री? दैट इज सोशल मैटर, सोसाइटी, राइट? सोसाइटी का क्या नेचर है वो पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशंस में से। क्लियर? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सीइंग और रीडिंग और स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल मेक यू अवेयर अबाउट द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि भारत की सोसाइटी का नेचर क्या है। तो आपके पास दिमाग में पहले एक ही शब्द आएगा कि डेमोक्रेटिक, लोकशाही है। कई प्रकार की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेटिक होती है। सो भारत की गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि सोसाइटी का नेचर क्या होता है। इट अपहोल्ड्स सेवरल आइडियल्स which citizens agree to uphold as driving principle of the country's identity। ऐसे कई सिद्धांत, कई मोरल्स, कई सिद्धांत, कई विचार को वो सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो विचार देश के हर एक नागरिक सहमत होते हैं, अग्री होते हैं टू अपहोल्ड, सपोर्ट करने के लिए वो अग्री होते हैं या मानने के लिए अग्री होते हैं
एज ड्राइविंग प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज आइडेंटिटी। देश की पहचान जिससे बनती है, कोई भी देश की पहचान कैसे बनती है, सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो पहचान है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। अमेरिका तो पहचान से ही पता चलता है, जब अमेरिका की बात निकलती है तो डेवलपमेंट, राइट। सो देश के पहचान जिस सिद्धांत में होते हैं उसको मानकर सारे नागरिक उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो होते हैं संविधान के सिद्धांत। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज अ चेक on the misuse and unlimited concentration of power by particular entities while also protecting weaker communities in the society। हमारा संविधान जो है वो किसी एक व्यक्ति या किसी समूह का खुद को मिले हुए पावर का मिस यूज़ अगर होता है तो उसको चेक करके उसको लिमिट कर देता है, उसको कैंसल कर देता है। माने संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई पावरफुल पर्सन अपने पावर का मिसयूज़ करे, गलत फ़ायदा उठाकर जो संविधान गैर संविधानिक अगर कोई चेष्टा करता है तो संविधान में वैसा कोई भी कहा गया नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं आप अपने पावर का, अपने खुद को मिले हुए पावर का या फिर पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाएं। एंड अनलिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बाय पर्टिकुलर एंटिटीज़। पर्टिकुलर एंटिटीज़ का मतलब है कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप, और साथ साथ में वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग वीकर कम्युनिटीज़ इन द सोसाइटी। समाज में कुछ बिछड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास पावर नहीं है, तो हो सकता है कि जिसके पास पावर हो वो उन लोगों पे दबाव करके अपना काम या तो मुफ्त में या तो कम पैसे में निकलवाए या फिर गुनाहित प्रवृत्ति भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है कि किसी वीकर कम्युनिटी या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार के, किसी के भी नाम पे अत्याचार नहीं होने चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का प्रकार है डेमोक्रेटिक, लोकशाही। लोकशाही दो शब्दों में से बना है, लोक माने लोग, शाही माने राजा। तो कौन राजा है हमारे देश के? लोग ही राजा है। सिविक्स में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि लोकशाही कैसे वर्क करती है, बराबर। ओके। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर्स वर्ड्स। हमारे संविधान का महत्व अगर समझना है तो हम आम्बेडकर जी के शब्दों में समझ सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Constitution माने संविधान, वो सिर्फ किसी लॉयर माने किसी वकील का डॉक्यूमेंट नहीं है। मियर माने सिर्फ, वो किसी वकील का सिर्फ कोई कागजात है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कोई पुस्तक है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कोई बुक है जिसको आधिकारिक तौर पे चालू किया गया, सिर्फ ऐसा नहीं है। इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। जीवन का वो एक वाहन है जिसको पथ दर्शन करता है। एंड इट्स स्पिरिट, उसकी जो भावना है, उसकी जो सेंटिमेंट है, इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। वो हमेशा समय की भावना है। ऐसा नहीं है कि वो जब बनाया गया तभी सही था, नो। कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने बनाया उनकी भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, कितने टाइम में बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातों को इंक्लूड किया गया है,
वो भी हम जानेंगे। वो सारी बातों को एक समराइज्ड एक्सट्रैक्शन के फॉर्म पे बाबा साहेब आम्बेडकर ने यहाँ पे 2 लाइंस में उसको रिप्रेजेंट किया है कि वो सिर्फ कोई वकील की कागजात नहीं है, वो जीवन का एक पथदर्शक है और उसकी भावना जो है वो समय की भावना है, वो आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो बहुत ही वेरी ब्यूटीफुली इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट वी वेंट थ्रू वाज द इंट्रोडक्शन। हमने लॉ की डेफिनेशन सुनी, संविधान क्या होता है वो भी हमने देखा और वो क्यों होता है वो भी देखा। नाउ लेट अस have some statistics for the Constitution of India. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949. Very little confusion may happen over here. When it was enacted 26 November 1949, कब कानून में लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो 26 November 1949. प्लीज़ रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। एंड कब वो लागू हुआ? 1 साल के बाद 26 जनवरी 1950। क्लियर? ये भूलना नहीं चाहिए। एनेक्टमेंट का मतलब है कानून में इंक्लूड होना और एनफोर्स का मतलब है, इन इफेक्ट का मतलब है लागू होना। राइट? क्लियर? अंडरस्टूड? Okay. The members of drafting committee of the Indian Constitution were Alladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopal Swamy, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, B.L. Mittar and D.P. Khaitan। ये सारे महाशय लोग जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग का मतलब है लिखना। इन लोगों ने साथ मिलकर ड्राफ्टिंग प्रेजेंट किया था, ड्राफ्टिंग प्रिपेयर किया था। कॉन्स्टिट्यूशन माने हमारे संविधान का। सम ऑफ द अदर लीडर्स हु हेल्प्ड इन इट्स ड्राफ्टिंग वेर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये लोग जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उसके अलावा भी कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके ड्राफ्टिंग में मदद किया था, योगदान दिया था। वो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी वजह से आज हमारा अखंड भारत है, अनडिवाइडेड इंडिया, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये सारे महामहिम लोग जिन्होंने अपनी सेवा का योगदान दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, उनको हेल्प करने के लिए। द प्राउड मैटर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत में जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द longest written constitution in the world. According to its preamble, उनकी preamble प्रस्तावना के आधार पे अगर देखा जाए तो मुताबिक the Union of India is a sovereign। भारत का अखंड जो भारत है, यूनियन माने पूरा भारत, वो है sovereign, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये भारत के सारे लक्षण हैं। सबसे पहले देश सोवेरिन, सबसे ऊपर। सोशलिस्ट माने समाज को मुख्य स्थान पे रखना, ना ही किसी व्यक्ति का इतना महत्व हो कि समाज जो है उसको साइड हो जाए, नो। नेक्स्ट इज सेक्युलर, माने कोई भी धर्म जो है उसको मेन रिलीजन के आधार पे नहीं माना जाता है। ऑल द रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेटिक माने लोकशाही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
जिसको गणतंत्र कहते हैं, माने लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार चलती है। तो दीज आर द फीचर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑफर्स द यूनियन ऑफ इंडिया इज सॉवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे भारत को नवाजा गया है। लेट अस लुक सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी दिया हुआ है कि वो दोनों वर्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में उसका आह्वान किया गया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी एक कोड है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में उसको इंक्लूड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जब पास हुआ 1976 में, तब सेक्युलर एंड सोशलिस्ट दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से समय समय पे समय की जब मांग होती है तो उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो उस आधार पे 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जब पास हुआ था, 42वां सुधार हुआ था, चेंज हुआ था उसमें कुछ ना कुछ। तो उसमें ये दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था। क्या पर्पस था? द पर्पस वॉज टू रीअसर्ट द स्टेट्स कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। भारत को सामाजिक और आर्थिक तौर पे उत्क्रांत करने के लिए, उत्थान करने के लिए जो कमिटमेंट था, राइट, उस कमिटमेंट को असर्ट करते हुए, माने उस कमिटमेंट को अग्री करते हुए, उस कमिटमेंट को मानते हुए, एंड कीप द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री अबव petty religious considerations while showing due respect to all religions। सारे धर्मों को एक समान महत्व देते हुए, कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते हुए, भारत की पॉलिटिक्स जो है, कंट्री का पॉलिटिक्स, उसको सबसे ऊपर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42वां सुधार हुआ था उसमें ये दो वर्ड को ऐड किया गया था। वो दो वर्ड है सामाजिक माने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। क्लियर? आई होप you understood very well. So here we are able to see the preamble of the Constitution of India, right? Easily we can see this, the image of that original image. We the people of India having solemnly resolved to the Constitution of India into a sovereign country of India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये सारे जो लेबल्स दिए हुए, हमारा भारत सॉवेरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, राइट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी माने भाईचारा, ये सारी चीज़ों को समावेश किया गया है ये प्रीएम्बल। भारत सरकार की वेबसाइट में भी प्रीएम्बल अच्छे से है, आप पढ़ सकते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी सारी कोड्स, कलमें, उसमें सब कुछ शामिल है। सो लेट अस मूव अहेड। The laws of governance enshrined in the Constitution are rooted in the basic principle of equality, liberty and justice। सरकार, गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार चलाना। तो सरकार चलाने के लिए जो कायदे कानून है वो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? एनश्राइन। हमने एनश्राइन का मतलब काफ़ी अच्छे से ग्लोसरी में जाना। एनश्राइन माने पवित्र, उसका माना जाता है, और स्थापित, पवित्र तौर पे स्थापित करना। इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रूटेड इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, कौन कौन से सिद्धांत? इक्वालिटी माने समान, एक समान, कोई भी रिलीजियस या सोशल मैटर को लेकर किसी एक दूसरे के साथ इनइक्वालिटी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसमें शामिल किया गया है। लिबर्टी माने आज़ादी है, क्योंकि हम आज़ाद
देश के नागरिक हैं। जस्टिस माने न्याय सबको होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट एम्स टू प्रमोट द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमिड्स डाइवर्सिटी। हमारे संविधान का क्या हेतु है, क्या लक्ष्य है? व्हाट इज इट्स एम? टू प्रमोट द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारे देश की एकता बनी रहे, और अमिड्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी माने अनेकता, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी कल्चर है, संस्कृतियाँ अलग अलग है, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग वस्त्र परिधान करने वाले लोग हैं, अलग जिनका खाना पीना है, अलग जिनकी सोच है, फिर भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन माने एक भारत, अखंड भारत के लेवल पे वो बंधे हुए हैं। तो वो भी उनका एम है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट विल सी की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कुछ लक्षण महत्व के। सो फंडामेंटल फीचर्स देखा जाए तो फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का हमने ग्लोसरी में पढ़ा, एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट अगर हो तो उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। दैट इज गवर्नेंस इन इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वन मोर लेवल इज लोकल। द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट? So the government at more than one level, it is the definition of federalism. Okay, next is parliamentary form of government. Parliamentary form of government, it means there are different types of government, presidential form of government, but India beholds parliamentary form of government. India follows the parliamentary form of government like the United Kingdom, UK, Britain, इंग्लैंड, जो हम पे राज कर रहे थे कुछ सालों पहले, उनका काफ़ी अभी भी इम्प्रेशन दिखता है हमारे रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ हद तक। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन एंड रिप्रेजेंट द पीपल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेनली क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी संस्था है भारत में। द सुप्रीम इसको माना जाता है पार्लियामेंट को, और वही सब लोगों को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स माने हमको अधिकार दिए हैं संविधान ने, संवैधानिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टन राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। इफ़ यू आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपको कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार आपके भारतीय नागरिक होने पर मिले हैं, ना कि आपके पैसे के स्टेटस के आधार पे, ना कि आपकी कास्ट के स्टेटस के आधार पे, ना कि आप कहाँ पे रहते हो उस आधार पे। नो, nothing is considered, just considered is the citizenship of the country. If you are a citizen of India, then you must behold or you must practice fundamental rights. We'll discuss that in this chapter later. Next is separation of power. पावर को सेपरेट करना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। What is the reason? The Constitution provides for 3 organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. गवर्नमेंट के 3 अहम हिस्से जो हमने ग्लोसरी में भी पढ़ा, लेजिस्लेचर लीगल फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटिव माने मैनेजर या मैनेजमेंट से जुड़े लोग, और जुडिशियरी माने कोर्ट, पुलिस। तो ये तीनों अहम हिस्से हैं और तीनों को अलग अलग पावर दिया गया है, कोई एक दूसरे के अंडर में नहीं है। इसीलिए एक फीचर बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? ओके, ये सारे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट विल सी कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग। संविधान
उसके साथ साथ सरकार चलाना और कायदे कानून बनाना, वो क्या होता है, लेट अस सी। The constitution of a country provides the fundamental legal framework for the functioning of a country's government. हमारा भारत का संविधान जो है या फिर किसी भी देश का संविधान जो होता है वो एक फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? कानूनी तौर पे एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश की सरकार कैसे चले वो सब कुछ उसमें बयां किया गया होता, उसमें दर्शाया गया होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द फॉलोइंग फीचर्स रिफ्लेक्ट इट्स सिग्निफिकेंस एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेशन। ये जो फीचर्स दिए गए हैं वो सारे कायदे कानून के अहम हिस्से को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखते हैं वो क्या है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी। सबसे पहला फीचर कहा गया है कि बेसिक गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ सजेशंस, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से सरकार चलाने में, फॉर द गवर्नेंस। देखो इस चैप्टर में गवर्नेंस वर्ड काफ़ी बार आएगा। तो गवर्नेंस का मतलब है सरकार चलाना। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, गवर्नेंस इट मीन्स टू गवर्न द कंट्री बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, इसीलिए डेमोक्रेसी माने लोकशाही के सिद्धांत के आधार पे हमारा संविधान कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके आधार पे सरकार चलेगी। क्लियर? ओके। द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में कि कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका नेचर कैसे डिफाइन होगा, किस तरह, क्योंकि दुनिया में काफ़ी देश है, कुछ डेमोक्रेटिक है, कुछ मोनार्की है, आज भी कुछ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलाते हैं, तो हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। तो कोई देश का अगर डेफिनेशन हमें जानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम उस देश का कैसा है, तो हम कैसे जान सकते हैं? उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आधार पे हमें पता चलता है कि उस देश की सरकार कैसी है, उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है और उसका नेचर कैसा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पता चलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज it authorizes a country's government to exercise certain powers and puts a check on their use in an arbitrary way. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑथोराइज करता है, माने पावर देता है, माने सत्ता देता है, शक्ति देता है कंट्री की गवर्नमेंट को, माने देश की सरकार को। अब देखो यहाँ पे एक अहम मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन देश की सरकार को पावर देती है, माने सरकार अहम नहीं है, सबसे सोवेरिन हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सब आंसरेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन सबको गाइड करता है, सबको सजेस्ट करता है, सबके ऊपर कंट्रोल करता है। क्लियर? गेट द पॉइंट? ओके। सो वो गवर्नमेंट को पावर भी देता है और आर्बिट्ररी गवर्नमेंट चलाने के ऊपर चेक भी रखता है, माने वो उसको लिमिट भी करता है, माने अगर कायदा कानून ठीक तरह से नहीं चला, गवर्नमेंट का जो रूल है उस हिसाब से नहीं चला, तो वो गवर्नमेंट को पनिश भी कर सकता है। वो सारी बातें भी उल्लेखनीय है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज it outlines the process of making new legislations or laws for the country. Constitution से वो एक complete book है,
पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, किसी भी देश के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आइडिया मिलता है कि लॉ और लेजिस्लेशन माने नए कायदे कानून बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, देश के लिए नए कायदे कानून बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, या फिर समझो तो जो बन चुके हैं वो कायदे कानून में बदलाव लाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि बना हुआ कानून अगर सिचुएशन के आधार पे रिमूव करना पड़े, इफ़ वी नीड टू रिमूव द फ्रेम्ड लॉ, then also constitution has some guidelines and suggestions to discontinue the law. Clear? And the next is duties and rights. हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है अधिकार होने के साथ साथ। अधिकार हमारा है कि भारत के नागरिक होने के कारण एबोव 18 की एज हो तो हम मतदान कर सकते हैं। तो साथ में हमारी ड्यूटी भी है कि स्वच्छता बनाए रखना, हमारी ड्यूटी है नियमों का पालन करना, हमारी ड्यूटी है टैक्स पे करना, हमारी ड्यूटी है सोशल लाइफ की व्यवस्था बनाए रखना, हमारी ड्यूटी है पुलिस और प्रशासन को सपोर्ट करना। वो सारी ड्यूटी का भी माने हमारी जिम्मेदारियों का भी पालन करना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो गाइस, आप लोग जब बड़े होंगे तो आपका कोई भी एक एम होगा, ड्रीम होगा, तो वो सभी ड्रीम, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पापा का बिजनेस चलाना है, बट वो सबसे अहम बात है, एक सबसे ऊपर बात है, आपको बनना है इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जो यहाँ वहाँ कचरा नहीं करेगा, जो अपनी ज़रूर पड़ने पर किसी को हेल्प करेगा, जो किसी भी रूल को फॉलो करेगा जो सरकार ने दिए है, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, जो टैक्स की चोरी नहीं करेगा, जो प्राइस सेट करने में चोरी नहीं करेगा। वो सारे ऐसे बात है जो छोटी होने के साथ साथ भी देश के विकास में योगदान करती है। आज काफ़ी डेवलप्ड कंट्री आप देखते हो या सुनते हो उनके बारे में, तो वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, वो उनके सिटीजन्स की वजह से है। काफ़ी ऐसे देश हैं जिनको भारत के बाद आज़ादी मिली है फिर भी वो आज डेवलप्ड है, भारत से काफ़ी आगे है। काफ़ी देश है जिसको भारत के साथ आज़ादी मिली वो भी आज डेवलप्ड है, बिकॉज देयर सिटीजन्स, देयर पीपल डिड अ बिट फॉर द कंट्री, डिड देयर बिट फॉर द कंट्री। और ज़्यादातर हम लोग कभी कभी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सिर्फ मेरे करने से क्या होता है, तो हमें ये नहीं सोचना है। हमें यही सोचना है कि मैं अपने देश के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पलरी स्टोरी है कि जापान में जब एक ट्रेन में इंडियन ट्रैवल कर रहे थे, तब जापानीज़ भी बैठे हुए थे, और एक जापानीज़ का ध्यान गया कि ट्रेन की सीट जो है उसका कुछ इतना हिस्सा फटा हुआ है। हालांकि वो रोज़ उसी ट्रेन में अप डाउन किया करते थे। तो दूसरे दिन वो जापानीज़ सिटीज़न सुई धागा लेकर आया, माने वो स्टिचिंग मटेरियल लेकर आया, और वो अपनी सीट जो है, वो जो सीट थी उनको स्टिच करने लगा। और ये देख के इंडियन जो था उनका क्यूरियोसिटी हुआ कि ऐसा आपके दिमाग में व्हाट डू यू थिंक दैट ड्राइव्स यू टू डू दिस, कि आप ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको लगा कि ये करना चाहिए। तो उन्होंने ब्यूटीफुली आंसर दिया कि एज दिस इज़ माई कंट्री एंड एज दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ माई कंट्री, आई कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ माई कंट्री एज माइन, एंड इट इज़ माई individual responsibility to conserve the properties of my country.
बचाए रखना, संभाल के रखना देश के संसाधनों को, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम सभी भारतीय अगर हम ऐसा समझेंगे तो हमारे भारत को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? ओके, सो नया पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ लॉ। संविधान और कानून की कानूनियत कि कैसे वो लेजिटिमेट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉ। A constitution also enshrines the guiding principles for framing new laws. संविधान में ये भी उल्लेख किया गया है कि नए कायदे कानून बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांत को, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। It determines the authority and legitimacy of the law. वो डिसाइड करता है, संविधान में वो सारी बातें लिखित स्वरूप में है कि अगर कोई कानून बनेगा तो वो कानून जो है वो ऐसा होगा। इस बातों का उसमें ध्यान अगर रखा गया है तभी वो कानून बनेगा। माने कोई भी बात या किसी को भी पसंद आई हो बात तो और वो मेजॉरिटी में है तो वो कानून बन गया, ऐसा नहीं होता। ऑथोराइज करने की अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। The Supreme Court of India has the right to evaluate a law with regard to its conformity with the Constitution. बहुत ही अच्छे तरीके से संविधान में बताया गया है कि उसमें तो लिखा गया है कि कायदा ऐसा होना चाहिए, कानून जो नया बने वो ऐसा होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन महज अगर माना जाए तो वो एक लिखित बुक है, बट अगर वो खुद एक एंटिटी है, बट वो जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो वो चेक कौन करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, भारत की सबसे ऊंचे स्थान की कोर्ट ऑफ इंडिया को ये काम सौंपा है कि आपको देखना है कि कोई भी कानून जो है वो संविधान के एक भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, संविधान के सारी बातों को लागू करता है, तभी जाके वो कानून बनेगा। अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉ, तब वो लॉ नहीं बन सकता अगर वो कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म वर्ड जो है वो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था। क्लियर? इफ़ द लॉ इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कायदा या कानून जो है वो संवैधानिक भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर उसका विरोध करने वाली बात अगर हो किसी ऐसी बात में जो लॉ बनने जा रहा है, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर उसको कैसा डिक्लेयर किया जाएगा? असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब है अब वो संविधान के परिभाषा के मुताबिक नहीं है, इसीलिए वो क्या नहीं बन सकता? इसीलिए वो क्या नहीं बन सकता? कानून, लॉ नहीं बन सकता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। किस प्रक्रिया को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं? कानून अगर कानून बनने जा रहा है तो वो अगर संवैधानिक तौर तरीक़ों से सहमत नहीं है उसमें जो बताया गया है, तो वो कानून नहीं बन सकता। ये प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ डन बाय व्हाट? इज़ डन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड व्हाई इट इज़ डन, जुडिशियल रिव्यू इज़ डन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन power, constitution has order. And why we should follow our constitution? Because it is supreme, sovereign, सबसे ऊपर है constitution. To guard against the misuse of power by the state, the constitution makers decided to guarantee the people certain rights.
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई अपने पावर या सत्ता का गलत उपयोग ना करे, गलत फ़ायदा ना उठाए, इसलिए वो चेक करने के लिए या उससे रक्षा गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि ये अधिकार सबको प्राप्त होने चाहिए. एवरीबडी मस्ट बी एबल टू प्रैक्टिस these fundamental rights, right? These rights known as fundamental rights. ये अधिकारों को कहा जाता है संवैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट. ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ सब कुछ हमें प्राप्त हो. They are included in part 3 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के तीसरे हिस्से में इनका उल्लेख किया गया है. किसका उल्लेख किया गया है? फंडामेंटल राइट्स माने संवैधानिक अधिकारों का. These rights are called fundamental because neither the legislature nor the executive can override them. इसको मूलभूत कहा गया है, इसको फंडामेंटल कहा गया है इसीलिए क्योंकि या तो लेजिस्लेचर और ना तो एग्जीक्यूटिव उसको ओवरराइड कर सकते हैं. माने कोई फंडामेंटल राइट में अपने मुताबिक सुधार नहीं ला सकते. सबको ये लागू होगा, सबको ये मानना ही पड़ेगा. फंडामेंटल राइट्स आर इनवायोलेबल राइट्स. ये अधिकार कैसे है? इनवायोलेबल माने इस अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता. हम भारतीय नागरिक हैं, हमको ये अधिकार मिला है, इस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं रख सकता. ऐसा नहीं कोई कर सकता जिससे हमें ये अधिकार ना मिले. A citizen can move to court of law if he or she is denied these rights. अगर किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर किसी के अधिकारों का इंसल्ट किया जा रहा है या फिर अगर किसी को अधिकार प्राप्त ना हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है तो वो पर्सन कोर्ट जा सकते हैं इस चीज़ के बारे में अपना प्रोटेक्शन लेने के लिए. These rights also contains provision to protect the identity of the minority communities. संवैधानिक तौर पे जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ ये भी प्रोविज़न की गई है, ये भी कुछ उसमें संभावनाएं की गई है कि जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिले. पिछड़े लोग, माइनॉरिटी माने देश की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ कम्युनिटी के नंबर ऑफ पीपल वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़, तो उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है. तो उनकी पहचान और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी संविधान पे वो प्रैक्टिस करना आवश्यक है, ऐसा लिखा है. माने फंडामेंटल राइट्स सबको प्राप्त हो. However, fundamental rights are not absolute. हालांकि वो एब्सोल्यूट नहीं है. ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ जो है सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है उसको संविधान की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को हमें निभाना है. The Constitution imposes certain limits on the enjoyment of these rights in the interest of the society. ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स मिल गया माने उसमें लिखा है बोलने की आज़ादी तो कुछ भी बोल सके, ऐसा नहीं. ठीक है, आप जो चाहो वो करने की आज़ादी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी दिया गया है. सर्टन लिमिट्स ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ दिस राइट. ये राइट्स आप एंजॉय कर सकते हो बट वो भी संवैधानिक तरीके से. In the event of national emergency, some fundamental rights can be suspended. अगर राष्ट्रीय आपत्ति आ जाती है
नेशनल इमरजेंसी आपातकाल आ जाता है, तो उस आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, माने कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उनको वॉइड किया जाता है, वो लागू नहीं होंगे। करंट सिचुएशन का एग्जांपल ले लो। फंडामेंटल राइट हमें देता है कि हम बाहर घर से निकल सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं और हम वहाँ पे लिमिट में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी चल रहा है, कोरोना नाम की बीमारी ने सबको घेर लिया है, इसीलिए हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है उस राइट्स को सस्पेंड किया गया है, माने उस राइट्स को हम अभी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। वो टाइम बाउंड भी है, वो कंडीशन बाउंड भी है। क्लियर? संविधान में भारतीय संवैधानिक इतिहास का ये एक बहुत ही अहम फ़ोटो है, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हाथ मिला रहे। राइट, बाबा साहेब आम्बेडकर प्रेजेंटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट, जब सब कुछ लिखा गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, तब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो अर्पण कर रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो हियर वी डिस्कस द फीचर्स, कुछ ऐसी लाक्षणिकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। नाउ विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज, कायदे कानून का क्या महत्व होता है वो हम जानेंगे।